नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोविड से आपने क्या सीखा। फर्स्ट वेव से आपने क्या सीखा, अब जो सेकेंड वेव आई थी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है उससे आपने क्या सीखा, और आपने क्या तैयारी करी थर्ड वेव या उसके अलावा किसी भी आने वाले इन्फेक्शन के बारे में। आपने अपने लंग्स को मजबूत रखने के लिए, अपने इस लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि जो लंग्स में अपकमिंग इन्फेक्शन आ सकता है उससे अपनी बॉडी के फाइटिंग स्पिरिट्स को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है अभी तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो 5 स्टेप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं अगर इन्हें आप डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो आप या आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा बच्चा हो या इनफैक्ट कोई भी बुजुर्ग भी हो, तो उनको लंग्स या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कम से कम होंगे। तो इन 5 स्टेप्स के बारे में जानिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और वीडियो को जनहित में लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी वीडियो ऐसी देखी है जिसमें किसी जूस के बारे में बात करी गई है, या फिर किसी काढ़े के बारे में बात करी गई है, या किसी दवा के बारे में बात करी गई है, तो मैं आपसे कहूँगा ये इन सब में से कोई भी चीज़ हमारे लंग्स तक नहीं पहुँचती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स मजबूत रहें तो उनको सही करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, और प्रैक्टिकल सिर्फ 5 ही तरीके हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जो 5 तरीके मैं बताने वाला हूँ उनमें 4 तरीके अगर आप प्रॉपरली अपनाते हैं तो ये 4 तरीके आपके लंग्स को हमेशा मजबूत रखेंगे। आपके घर में किसी भी व्यक्ति के लंग्स कमज़ोर नहीं रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये जो कोविड इन्फेक्शन थे, अब ये क्या सिखा के गया हमें कोविड इन्फेक्शन ये सिखा के गया कि अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रैपिडली इन्वेजिव इन्फेक्शन हमें मिल जाता है, चाहे वो कोविड रहा हो अभी या उससे पहले स्वाइन फ्लू रहा हो, और इनफैक्ट अफ्रीका में अगर इबोला जैसा कोई भी इन्फेक्शन रहा हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की है वो है आपका लाइफस्टाइल, और साथ में आपने अपनी बॉडी का ध्यान किस तरह रखा। जो डेली आपके लाइफस्टाइल में जो चीज़ें थी, जो माइन्यूट चीज़ें थी, जो बारीकियां थी, आपने उस पर कितना ध्यान रखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर उन्हीं 5 स्टेप्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ध्यान रखें तो आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है स्टीम इन्हेलेशन। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको एक यूआरटीआई इन्फेक्शन हो गया है, यानी नाक कान गले का कोई इन्फेक्शन हुआ है, नॉर्मल जुकाम या सर्दी हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले आप उनको स्टीम ज़रूर दें। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि लोग विक्स का बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं स्टीम में, और सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे कंजेशन जल्दी ख़त्म हो जाता है। विक्स ज़रूरी तब हो जाती है जब कंजेशन बहुत सीवियर हो जाए और आप डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में आप रात में थोड़ी सी विक्स स्टीम में डालकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर तौर पर नहीं। रेगुलर तौर पर सिर्फ नॉर्मल पानी की स्टीम दीजिए। यहाँ पर नेबुलाइजेशन अवॉइड करिए, नेबुलाइजेशन की बजाय आप स्टीम इन्हेलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि आप रेगुलरली बच्चों को भी सिखाएं, बुजुर्गों को भी बताएं, और खुद भी सब लोग संग में बैठ के प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर तौर पे करें। तो कौन से प्राणायाम इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो तरीका है वो ऑलरेडी सबको पता है कि पहले एक नाक बंद करेंगे, डीप इंस्पिरेशन, और ये हो गया आपका डीप एक्सपिरेशन। तो यही तरीका रहता है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो है भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में गहरी सांस अंदर लेनी है, गहरी सांस बाहर छोड़नी है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है बैलून्स का इन्फ्लेशन। अब आपके घर में पार्टीज तो होती रहती हैं, तो नॉर्मली आप जो बैलून इन्फ्लेटर्स आते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं, इनसे बैलून फुलाते हैं, उसकी बजाय अपने मुंह से बैलून फुलाइए। उससे अच्छी कोई और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। पूरे परिवार एक साथ मिलकर ये काम करे तो और ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये 2 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं
सबसे पहले हमारे लंग्स को, जो इम्यून सिस्टम है हमारे लंग्स का, या जो हमारे बॉडी का जो फाइटिंग स्पिरिट्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब जो तीसरा स्टेप है वो है स्टॉप यूजिंग ओवर मेडिकेशन। देखिए, ओवर मेडिकेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया है आजकल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप करते क्या है, ज़रा सी आपको छींक आनी शुरू हुई, एंटी एलर्जिक एलेग्राम, सिट्रोजिन, एविल लेने लग जाएंगे। स्टॉप यूजिंग दैट अनलेस एंड अनटिल कि एलर्जिक रिएक्शन इतना सीवियर है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब तक आप एंटी एलर्जिक लेना अवॉइड करिए। और ये जो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए थे इस कोविड में, जिसकी वजह से इतनी जानें गई हैं और इतने लोग अभी भी पोस्ट कोविड ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं, इन्फेक्शंस को रिकवर नहीं कर पाए हैं, गलती यही हुई थी कि आपने एंटी एलर्जिक्स फालतू ली थी। ऐसा नहीं है एंटी एलर्जिक्स दवा गलत है, लेकिन ज़रूरत कहाँ है, जब इमरजेंसी हो और जो हिस्टामिनिक रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो। दूसरा, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, यानी डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इस्तेमाल की गई एंटीबायोटिक्स गलत नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर डोसेज है। लेकिन मैं कहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप कम से कम करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें, आप उसकी जगह होम्योपैथिक मेडिसिन को अपना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं। तीसरा, अगर आप काढ़े का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई काढ़ा हमारे जो है गले के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन से बचाता है, तो ओवर यूज़ ऑफ काढ़ा भी गलत है, क्योंकि काढ़ा आपके गले से सीधे आपके पेट में जा रहा है, फेफड़ों तक नहीं पहुँच रहा है। इसलिए अगर आप ज़्यादा काढ़ा पिएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन वाली होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम मेडिसिन से नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन से है। तो इसलिए ओवर मेडिकेशन आपको अवॉइड करना है। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है हमारा हार्ट लंग मशीन। अब अगर आप अपनी हार्ट लंग मशीन का प्रॉपरली केयर रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कोविड ने हमें यही तो सिखाया कि हमारे हार्ट और हमारे लंग, इन दोनों, ये जो दोनों मशीन एक संग काम करती हैं, हमें इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका ध्यान कैसे रखेंगे? इनका ध्यान रखेंगे हाई इंटेंसिटी कार्डियो के साथ। हाई इंटेंसिटी कार्डियो का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों से कहें कि वो हल्का फुल्का रनिंग कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, पीटी कर लें। और जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनसे कहें आप थोड़ा बहुत कपालभाति कर सकते हो, थोड़ा बहुत कूद सकते हो, आपस में खेल सकते हो, डांस कर सकते हो। इसे हम कहते हैं वो एक्सरसाइजेज, वो हाई इंटेंसिटी कार्डियो, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की पंपिंग स्ट्रांग हो जाती है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है और संग में हार्ट लंग मशीन जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब जो पांचवा स्टेप है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आप अपने घर में हमेशा रखें, जिससे कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपकी हार्ट लंग मशीन तीनों की प्रॉपर केयर हो सके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। आप लोगों ने ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तो बहुत इस्तेमाल करी थी, पर एक्चुअल रोल इसका होता है हार्ट लंग मशीन की केयर करने के लिए, बिकॉज इट्स अ टॉनिक फॉर दैट। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत जल्दी कभी कभी एस्थमेटिक सिचुएशन आ जाती है, सांस फूलने लग जाती है, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप एस्पिडोस्पर्मा को रेगुलर तौर पर सिर्फ 5 बूंद सुबह शाम लेते रहिए, स्पेशली अगर एडल्ट्स के लिए घर में और हमारे घर के बुजुर्गों के लिए। अगर आप बच्चों में देना चाहते हैं तो सिर्फ 5 बूंद दिन में एक बार के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है कोका। अब देखिए, कोका भी इसी तरह की हार्ट लंग मशीन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन बेसिकली इसीलिए काम आती है जब हमारे शरीर की वाइटैलिटी पुअर हो जाती है, फाइटिंग स्पिरिट हमारी पुअर हो जाती है और जो हमारे लंग्स हैं वो प्रॉपरली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो उनकी बेसिक नेचर है उसको कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कोका भी आप यूज़ करिए रेगुलर तौर पर। अगर आपको परेशानी लगती है तो तरीका वही है, 5 बूंद सुबह शाम एडल्ट्स और बुजुर्गों के लिए, और अगर बच्चे हैं तो 5 बूंद दिन में एक बार। तीसरी मेडिसिन है जस्टिशिया। जस्टिशिया एक लंग केयर टेकर है और साथ में हमारे जो कफ रिफ्लक्स होता है उसकी बेस्ट मेडिसिन है। तो हमें यहाँ पर जस्टिशिया भी यूज़ करनी चाहिए और हम बच्चों में वही 5 बूंद आप सुबह शाम सिर्फ दिन में एक बार दीजिए, और बड़ों में और बुजुर्गों में 10 बूंद या 5 बूंद सुबह शाम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जो 5 स्टेप्स थे, अगर आप इनका पूरा प्रॉपर ध्यान रखेंगे
तो आप आने वाले किसी भी इन्फेक्शन से अपने फेफड़ों को मजबूत रख पाएंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको इनसे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और अगर आप इन्हें रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में तकलीफ़ें कम से कम होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर देंगे और जनहित में शेयर ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।